Excuse me, sir. Sir, have you written percent by mole below element exist in nature? Percentage by mole. Okay, sir. Thank you. देखो, average atomic mass, it is mainly defined when we have two or more than two isotopes of an element, जहां पे दो या उससे ज्यादा isotopes exist कर रहे हैं. Example, chlorine 35, chlorine 37, hydrogen 11, 12, 13, deuterium tritium उस फॉर्म में exist कर रहा है. So in such a case we can define average atomic mass. Atomic mass of the first isotope and its percentage abundance, mass of second into percentage abundance. तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी आइसोटोप्स होंगे अपॉन टोटल परसेंटेज अबंडेंस का एडिशन. परसेंटेज का एडिशन इज ऑलवेज 100. एक 75 है, दूसरा 25 होना ही ऑप्शन ही नहीं, टोटल 100 आएगा. So in this case basically percentage abundance is percentage by mole. We take total 100 moles, तो उसमें से 75 moles इसके हैं, 25 moles इसके हैं. तो परसेंटेज अबंडेंस कुछ और नहीं है, परसेंटेज बाय मोल से स्पेशली आइसोटोप्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन दो इस पे बेस्ड. फाइंड A2. हमें H1 इसका परसेंटेज दे रखा है 95%. H2 इसका परसेंटेज दे रखा है A2. H3 इसका परसेंटेज दे रखा है A3. M average is given 1.06. Average atomic mass 1.06. Percentage abundance for isotope 1 95%. 2 का कैलकुलेट करना है, 3 का भी अननोन. सर वो एम एवरेज कितना है? सर एम एवरेज कितना लिखा है अपना? 1.06. M average is 1.06.
आया आंसर? सर आपने एवरेज क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है समझ में? यस सर। Excuse me, sir. Yes. Can you please once again explain that example? The formula for average atomic mass is M1A1 plus M2A2 upon A1 plus A2. M1 atomic mass of 1, A1 percentage abundance for that isotope 35 into 75. M2 ये M2 हो गया, ये A2 हो गया, ये M1 हो गया, ये M1 हो गया. M1A1 plus M2A2 upon A1 plus A2 formula direct. Clear? Okay, sir. Thank you. किसी का आंसर आया? इस क्वेश्चन का? सर उधर A2 और A3 दो वेरिएबल है ना, तो आंसर नहीं आता। हाँ सर। नहीं सिर्फ A2 आए- लेने से आ सकता है। आएगा. देखो M average 1.44, M1 95, M1 A1 95 into 1, M2 2 into A2 plus M3 is 3, A3. क्या टोटल एडिशन 100 होगा परसेंटेज का? ये 95% है, तो ये दोनों में कितने आ Yes, sir. जाएंगे? क्या दोनों का कॉम्बिनेशन 5% होगा? Yes, Can we sir. write Yes, A3 as 5 minus A2? क्या मैं A3 को 5 minus A2 लिख सकता हूँ? Yes sir. सर डिनोमिनेटर में हमेशा 100 ही होगा क्या? एडिशन, हाँ फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला में लिखा है, चेक करो फॉर्मूला. परसेंटेज का एडिशन है डिनोमिनेटर में. परसेंटेज का एडिशन इज ऑलवेज 100. फ्रैक्शन का एडिशन 1, परसेंटेज का एडिशन इज 100. राइट? क्लियर है अभी? Yes. सर था ठीक था. परसेंटेज का एडिशन 100 करना था. एक इक्वेशन वहां से बनती, सेकंड इक्वेशन यहां से, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो A2 आ. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर 3 into 5 minus A2 क्यों लिखा सर? टू कहां लिखा है? This is M1, this is M2, this is M3. This is A1, A2, A3. क्लियर है या नहीं है? हाँ sir. Yes, sir.
समझ में आ रहा है इतना उत्कर्ष, स्पंदन? Yes, sir. Ma2 के लिए तो ये रिपीट हो रहा है एक बार वापस से। सर 1 नहीं, Ma2 का इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में हो गया था ना, इसलिए। 1 में नहीं हुआ ओके सर, सर। फर्स्ट टाइम हो रहा है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, 2 Ma2 का रिपीट हो रहा है। 1 का जिन्होंने अगली बैच ज्वाइन किया था उनका हुआ था। हाँ सर। चलो, एवरेज मॉलिक्यूलर मास देखो, थॉट प्रोसेसिंग क्या है? आई हैव दिस फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मोलार वेट। नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मोलार वेट, हमारे पास ये फॉर्मूला है। मोलार वेट को हम लिख सकते हैं वेट बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलार वेट टोटल वेट बाय टोटल मोल्स। एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हमारे पास मिक्सचर है कुछ, वी कैन राइट वेट ऑफ ऑल द सब्सटेंस फॉर टोटल मोल्स, एवरेज मॉलिक्यूलर मास W1 plus W2 plus W3 up to last upon N1 plus N2 plus N3 up to last। या W1 को लिखेंगे N1 into N1, W2 N2 into M2। सो मोलार वेट इनटू नंबर ऑफ मोल्स, हमने यहां से वेट को निकाला m नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, इसको मल्टीप्लाई किया है। सो W1 वेट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस, उसके मोल्स, उसका मोलार वेट, एंड सो ऑन इनटू M2 अप टू लास्ट अपॉन टोटल मोल्स N1 plus N2 up to last। सेपरेट कर लो, N1 अपॉन टोटल मोल्स इनटू M1, मतलब सेपरेट किया, प्लस को साइन को अलग कर दिया। क्लियर? क्या ये हमने कुछ डिफाइन किया है क्या लास्ट लेक्चर में? N1 by N टोटल कुछ लिखा है इसका फॉर्मूला? मोल जल्दी फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, हाँ सर। इसको डिफाइन किया हमने, मोल फ्रैक्शन। सो इसको लिख दिया x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। तो ये आ गया। किसी भी फॉर्मूले का यूज आ सकता है, हो सकता है इसका यूज आए, हो सकता है इसका यूज आए, हो सकता है उसका यूज आ जाए। सो सारे फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट करके देख ली। क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. चले हम आगे। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो पहले तो हम डिफाइन करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है। empirical formula denoted by EF it gives simple ratio of number of atoms of various elements present in a compound. It gives simple ratio of number of atoms of various elements present in a compound.
कॉपी करो, एग्जांपल देखोगे शायद तुम्हें ही समझ में आ जाएगा क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। मतलब सर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट को डिवाइड कर देते हैं सर से एम्पिरिकल फॉर्मूला। It is a simple ratio basically. 6:6, 1:1, 2:6, 1:3, 1:3 ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो है। यदि वो डिविजिबल है तो उन्हें सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दें। Here number of carbon atoms to number of hydrogen atom is 1:1. It gives simple ratio of number of atoms of various element. Carbon hydrogen किस रेशियो में प्रेजेंट है 1:1. Carbon hydrogen are present in which ratio 1:3. Clear? Molecular formula gives actual number of atoms or atom per molecule. It gives simple ratio of number of atoms. आया समझ में? Excuse me, sir. Yes. Sir, means molecular formula will tell us, like, for example, ethane, then CH3. For every one atom of carbon, there are 3 atoms of hydrogen. That is what molecular formula will tell us. Yes. Basically, see, you can ask such kind of questions. Or actually, in nature, we have molecular formula for ethane C2H6. There is no use of empirical formula, or we can say there is no existence of empirical formula. CH3 ऐसा कुछ exist करता ही नहीं है. And why we are defining this thing? Why we are writing CH3? It is meaningless. Actually, it is meaningless. मतलब CH कुछ होता ही नहीं, तो ये क्यों define कर रहे हैं? क्यों ऐसा लिखा हुआ है? See, let's say in nature I am getting certain hydrocarbon. चलो, मुझे एक ये हाइड्रोकार्बन मिला. इस हाइड्रोकार्बन में मुझे ये पता है कि इसमें कुछ कार्बन है, कुछ हाइड्रोजन है, कुछ ऑक्सीजन है, बट जस्ट बाय ऑब्जर्विंग में तो बोल नहीं सकता हूँ हाँ एक मॉलिक्यूल में 5 ऑक्सीजन है, 7 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है. सो डेफिनेटली आई हैव टू परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट. अब मैं क्या करूंगा, इस हाइड्रोकार्बन को बर्न करूंगा. जब मैं इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता हूँ, आई विल गेट सम अमाउंट ऑफ CO2. उससे मुझे ये पता लगेगा गिवन अमाउंट में 100 ग्राम में कितना कार्बन एटम्स है. अब मैं इससे मुझे H2O मिलेगा बर्न करने पर. H2O से मुझे पता लगेगा कितना हाइड्रोजन है. So initially I will get some ratio of carbon atoms is to hydrogen atom. तो उसको देखकर नहीं बता पाऊंगा, बट एक्सपेरिमेंट करके सबसे पहले मैं उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल पाऊंगा. So when we calculate, when we are going to derive, determine in molecular formula with the help of some experiment, हमें कुछ पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलेगा. अब we need some more information. हम यहाँ से फिर यहाँ पर जाएंगे, राइट? तो क्यों हम डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट ये मिलता है पहले डिटरमाइन करने पर, एक्सपेरिमेंट पर, लेबोरेटरी में कैलकुलेशन करने पर. फिर हम इससे इस पे चले जाएंगे. अब वो कैसे जाएंगे वो भी देख लेते हैं. We will give like direction to what we want to find, like that.
Sorry, That means direction. empirical formula will give direction for further experiments. Basically, empirical formula determinations will give molecular formula exactly. If you are going to find out molecular formula, first we have to calculate simple ratio. First we will get simple ratio basically. Then we will derive molecular formula. It means it will come by itself. There is no special way of getting it. Yes. So molecular formula is empirical formula into n. Whatever the simple ratio, here we are taking 6:6. यहाँ पे 6 का multiply कर दो, CH into 6, C6H6, CH3 into 2, C2H6. So n is some whole number. और ये क्या होगा बेन? n होगा molecular mass upon empirical formula mass. जैसे हम सेकंड एग्जांपल में देखें, molecular mass is 30, empirical formula mass 12 plus 3 15, 30 plus 15 2 आ गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो. सो यदि हमें ये उसका molecular mass पता लगता है, empirical formula mass हम डिटरमाइन कर सकते हैं, then we will easily derive molecular formula from the EF, empirical formula, right? Yes, sir. कॉपी करो जितना बोर्ड पर है, पहले ये वाला पार्ट भी, इसके नीचे कॉपी कर लेना इसका. सर EF तो रेशियो है ना, तो उसका मास कैसे होगा सर? किसका मास क्या होगा? इसका मास है 12 plus 3 15. empirical अच्छा, formula ओके का सर. मास, empirical formula मास, molecular formula का मास, molecular मास. आया समझ में या नहीं आया? आया सर समझ में. चले हम आगे. Yes, sir. चलो, steps to determine empirical formula. Steps to determine empirical formula. First one, divide the mass or percentage by mass of each चलो मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ और स्टेप बाय स्टेप इसको समझाते भी जाता हूँ कैसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन कर रहे हैं. 3 स्टेप्स हैं सिर्फ सिंपल से. तुम एग्जांपल बाद में कॉपी कर लेना, पहले स्टेप्स तुम लिख लेना. डिवाइड द मास और परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट by their respective atomic masses. Let's say we have one compound in which we have carbon, we have hydrogen, we have oxygen. 3 एलिमेंट्स हैं उसमें. ये इंफॉर्मेशन हमें दी है परसेंटेज बाय मास या फिर मास, दोनों में से कुछ भी एक दिया होगा, या तो हमें वेट दे दिया होगा या परसेंटेज बाय मास दे दिया होगा. यहाँ पर परसेंटेज बाय मास दे रखा है 40.68 फॉर कार्बन, फॉर हाइड्रोजन इट इज 5.08 and for oxygen it is 54.22. क्लियर? ये तो इतनी इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में.
Now divide all the percentage by their atomic masses. तो उनके respective atomic mass से divide कर दो. 40.68 by 12. 12 3s are 36. 3 आ गया. 4 46. Roughly 46 3. 36 10 108. 3.38 के आसपास कुछ आएगा approximately. 5.08 by 1 atomic mass of hydrogen is 1. ध्यान रखना atomic mass लेना है, molecular mass नहीं लिखा है. Clear? 54.22 by 16 approximately ये भी आ जाएगा 16 3 48. 3.38. So step 1 हमने किया क्या है मैं ये भी बता देता हूँ. When we are dividing mass or percentage by mass, their atomic masses, we are getting number of atoms, number of moles of atoms, weight by molar weight, weight by molar weight. ये number of moles of atom आ गए कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के. हमें इन्हीं का तो सिंपल रेशियो चाहिए. Clear? Number of moles of atoms. Second step, now divide this obtained number by smallest of them. जो भी इनमें सबसे छोटा है उसे डिवाइड कर देंगे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए. 3.38 by 3.38 approximately 1. 5.08 by 3.38 approximately 1.5. देखो 3.38 और यहाँ पे है लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 3.36 तो वो ऑलमोस्ट क्लोज ही है ना. उतना तो एक्सपेरिमेंटल एरर भी हो जाता है हमारा. तो 1.05 पे 1 लिख सकते हो, 0.95 पे 1 लिख सकते हो, 1.5 को 1 नहीं लिख सकते. तो जहां पे भी 2 to 5% का एरर है दैट इज ओके. स्टेप 3 now multiply by a suitable factor to convert them into whole number. चलो 1 1.5 1 ये होल नंबर नहीं है अभी. इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए? 1.5. तो सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दो. 1.5 into 2 3 1 into 2 2. So if you are multiplying something in this number सभी में करना पड़ेगा सिंपल रेशियो चाहिए. जब हम डिवाइड कर रहे थे 3.38 से सबको डिवाइड किया ताकि रेशियो मेंटेन रहे. So finally we have carbon 2 hydrogen 3 oxygen 2. ये हो गया empirical form. Is that okay? Yes, sir. कर लो. Yes, sir. Excuse me, sir. Yes. और Sir, this एक will मिनट be पहले done for some. थोड़ा सा कंप्लीट करने दो. एक मिनट ना. इस क्वेश्चन में लेट से हमें वेपर डेंसिटी दे रखी है 59. इतना कॉपी करना है वेपर डेंसिटी 59 तो तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताना है. हाँ बोलो क्या है. So this will be done for some compound like C6H12O6, for example. हाँ, so that's why I have given some information and then you have to determine molecular form. सर ये मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हेडिंग में है ना? Molecular mass मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 59 होना चाहिए ना. molecular formula निकालना है. सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 और O4 है क्या? शायद देखते हैं. पहले तुम कॉपी करो ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ बोर्ड पर.
ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं हेडिंग था एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मेन हेडिंग इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. उसमें हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला डिफाइन किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफाइन किया, देन द स्टेप्स टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला, देन फाइनली मेथड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. यहाँ तक सब कुछ सेम है. सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड होगा, वो होगा n कैलकुलेट करना है हमें. n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास. वेपर डेंसिटी है 59, तो डबल होगा मॉलिक्यूलर मास. लास्ट लेक्चर यू कैन रिफर योर लेक्चर नोट्स. मोलार मास इज वेपर डेंसिटी into 2. 59 into 2 upon empirical formula mass. 12 to the 24 plus 3 27 plus 32 59. So n आ रहा है हमारे पास 2, तो इसको डबल कर दो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 into n into empirical formula. C4H6O4 is molecular formula. Is that okay? Excuse me, sir. Yes. So why did we divide by 59? ये रिलेशन देखो, स्मॉल n कुछ लिखा है क्या हमने कहीं इसके पहले? Yes, sir. N is equal to vapor density into 2. M gas is equal to VD into 2. एक मिनट. स्मॉल n मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये लिखा है क्या हमने? स्मॉल n molecular mass upon empirical formula mass. Yes, sir. What is molecular mass if vapor density is 59? 59 into 2. Molecular mass. What is empirical formula mass? Yes, sir. Now understood. Thank you, sir. काफी सिंपल सा है, कुछ भी ऐसा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सिंपल रेशियो निकालना होता है हमें नंबर ऑफ एटम्स का. चलो तुम्हारे बुकलेट में देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या इस पे बेस्ड हम. सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 5. Section D question 5 and 6 both. Exercise 1 section D question number 5 and 6 अभी करना है. चलो क्वेश्चन नंबर 5. The percentage of carbon, hydrogen, nitrogen are given. This empirical formula.
किसी का आंसर आया है? हैंड रेज करो किसी का आंसर आया हो तो। मैं वेट करूं, स्टेप बाय स्टेप करो, जैसे हमने किया ना, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन टेबल बना लो, परसेंटेज लिखो, परसेंटेज लिखने के बाद उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करो, मतलब एक एक स्टेप करते जाओ, बनते जाएगा तुमसे। एक क्वेश्चन खुद से करोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। सर ऑप्शन 2। देखते हैं। सर आपने कौन सा सेक्शन बोला था? सेक्शन डी, एम्पिरिकल फॉर्मूला जिसमें ओके लिखा है। सर। कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन 40%, 13.3%, 46.7%, 40 by 12, 12 3 are 36, 3 30, 2 6 60, 3.25, 13.3 by 1, 46.7 by 14, 14 3 are 42, 4 Sir, 3.33. 3.3 approximately. Now divide by smallest of them, 3.25 सबसे छोटा है उसे डिवाइड कर दो, 1, 13.3 by 3.25, so 4 आ जाएगा approximately, 3.3 upon 3.25 approximately 1 point something आएगा, 0203, 1 ले लो, काफी क्लोज है। आंसर CH4N एम्पिरिकल फॉर्म। एक कोई ऑप्शन ऐसा? सर यस ऑप्शन सर, Yes, ऑप्शन sir. नंबर 2। Second option. समझ में आया? यस सर। Yes. सिक्स क्वेश्चन पे डिस्कस करें। Yes. Insulin, the simplest formula of a compound contain 50% of element A and 50% of element B. चलो, A 50%, B 50%, atomic mass से divide करो, atomic mass of A is 10, 50 by 10, 5, 50 by atomic mass of B 20, ये आ जाएगा 2.5, divide by smallest of them, 5 by 2.5, 2, 2.5 by 2.5, 1. So answer AB2, right? Clear सर है? A to Yes, B sir. will come. ऐसा A to B आएगा ना? A to B तो लिखा है, ठीक है, A to B, A to B1। चले हम आगे। आर्या देशपांडे, म्यूट योरसेल्फ। ओके, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऐसा कुछ किया है हमने या नहीं किया है? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास नहीं किया सर। राइट डाउन, जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू में क्वेश्चन करा देता हूं, मतलब उसकी हेडिंग करा देता हूं, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। वो जो 6th क्वेश्चन है उसको, 7th क्वेश्चन है उसको एग्जांपल के फॉर्म में लिख लो। एन इंसुलिन contain 3.4% sulfur, 0.8
empiric molecular mass, minimum molecular mass. देखो एक सब्सटेंस है इंसुलिन, मुझे ये भी नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता है इंसुलिन, उसका कुछ काम भी नहीं है अभी के लिए। इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर, फाइंड इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो 3.4% सल्फर है हमारे पास। परसेंटेज बाय मास, नथिंग इज गिवन, परसेंटेज किसका है तो हमेशा परसेंटेज बाय मास ले लिया जाता है। 3.4% वेट ऑफ सल्फर अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल लिया, उसमें सल्फर का जो वेट है और मॉलिक्यूल का जो वेट है, टोटल वेट मॉलिक्यूल का वेट, सल्फर का वेट, सल्फर का परसेंटेज। क्लियर? सही समझा सर। कल एक क्वेश्चन किया था हमने, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि उसमें मैंने पूछा था परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन कितना है, कौन सा, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है क्वेश्चन का। ग्लूकोज का दिया था क्या कल? यस सर। C6H12O6 याद है? उसमें मैंने पूछा था वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तुमने क्या किया था 6 into 16 अपॉन टोटल वेट, पूरे मॉलिक्यूल का वेट लिया था Yes, sir. टोटल बने, यही क्या था? ऐसा ही कुछ किया था क्या? यस सर। यस सर। सल्फर का वेट, इंसुलिन में सल्फर है, सल्फर का वेट जैसे सा कोई फॉर्मूला होगा उसका भी जिसमें सल्फर है, सल्फर का वेट अपॉन टोटल मॉलिक्यूल का वेट इनटू 100, यही किया था ना कल भी। अभी क्लियर है? अच्छा ओके सर। So weight of sulfur into 100 अपॉन 3.4 कर दो, मॉलिक्यूलर मास को यहाँ पे लेकर आ जाओ। सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? एटॉमिक मास 34 32 मिनिमम चाहिए हमें, ये मिनिमम चाहिए तो सल्फर भी मिनिमम होगा, ये तो दोनों कांस्टेंट है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट मिनिमम मास, मॉलिक्यूलर मास, सल्फर का मिनिमम मास कितना होगा, ये तो पक्का है कि सल्फर प्रेजेंट है 3.4%, 0% तो नहीं तो मिनिमम 0 ले लेता। बट अब मिनिमम है तो एक एटम सल्फर का होगा, और एक एटम सल्फर का मतलब कितना मास सल्फर का 32। आया समझ में? इधर मिनिमम लेंगे हम, सो यहाँ मिनिमम आ जाएगा। जहां भी मिनिमम पूछा है, जो भी परसेंटेज दिया उसका 1 एटम ले लो पर मॉलिक्यूल, तो कैलकुलेशन कर लेना उसके बाद। इज दैट ओके? हमें नहीं पता कितना सल्फर है, हमें मिनिमम पूछा है तो मिनिमम में ये assumption लेंगे, और मिनिमम molecular mass 1 atom per molecule is considered. मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए एक एटम पर मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाएगा, राइट? सर लेकिन इसका क्या यूज होगा फिर? यूज तो किसका, केमिस्ट्री का क्या यूज होगा ये बता दो मुझे। क्या करोगे केमिस्ट्री का डॉक्टर बन के, फिर डॉक्टर बनने के बाद? वैसे तो फिजिक्स का भी नहीं। फिजिक्स का तो है यार, वैसे तो सबका ही यूज है, मैं बताने लगूंगा तो सबका यूज बता दूंगा। फिजिक्स का यूज तो डॉक्टर बनने के बाद बहुत ज्यादा आएगा, मतलब तुम जितनी सर्जरी करते हो, कंप्यूटराइज सर्जरी होती है, एक्सरे होता है, उसकी प्रॉपर्टी से लेकर सब कुछ फिजिक्स में पढ़ते हो। उसके बाद फिर बहुत सारे मशीन्स जो आजकल आ रही हैं जिनसे काफी कुछ, मतलब आई थिंक सारी, कोई भी यदि किसी का इलाज करा तो मशीन के थ्रू होता है, इवन डेंटिस्ट से लेके सब कुछ, वो सारा उसमें फिजिक्स के मैकेनिज्म लगता है। मतलब फिजिक्स का तो बहुत सारा डायरेक्ट यूज दिखता है हमें। सर फार्मा में भी केमिस्ट्री पता है ना? का यूज बता देता हूँ मैं कि क्या है। डॉक्टर बनने के बाद किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, उस पे जो प्लास्टर लगता है, पीओपी होता है, उसका वर्किंग कैसे होता है, क्या फंक्शनिंग होता है, वो किस कंडीशन में रिएक्ट करता है, पाउडर फॉर्म से उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सब कुछ केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम। कौन से कंपाउंड हैं, कौन से सब्सटेंस हैं जो किस टाइप के इंजरी में कहाँ पे कैसे यूज आएंगे, किस टाइप का सब्सटेंस किस कंडीशन में रिएक्ट करता है, कौन सी दो चीजें एक साथ मिक्स नहीं करनी चाहिए जिससे टॉक्सिक चीजें हो जाती है, ये केमिस्ट्री का यूज है।
इसका क्या यूज है अभी मैं ये भी बता देता हूँ। हम जब भी एनालिसिस करते हैं किसी सब्सटेंस का, तो उस एनालिसिस में हमें कुछ इंफॉर्मेशन पता होती है, कुछ नहीं पता होती है, तो उन इंफॉर्मेशन को एक इंफॉर्मेशन से दूसरी इंफॉर्मेशन को प्रेडिक्ट करने के लिए तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इतना तो होगा मेरे पास आगे, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। तो जब भी मैं कुछ एक्सपेरिमेंट इसको और आगे लेकर जाऊंगा, मुझे एक दिमाग में रहेगा हाँ इतना तो मिनिमम है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी, यदि 2 एटम हुए तो इतना होगा, 3 एटम हुए पर मॉलिक्यूल तो इतना होगा, और मैं अपना एनालिसिस, अपना रिसर्च उसके करते चला जाऊंगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. और वैसे ओवरऑल इन सारी चीजों का यूज है, साइंस पढ़ने का यूज है। साइंस पढ़ने से जो एक हमारे क्रिटिकल थिंकिंग है, सोचने का एक जो एबिलिटी है वो बढ़ती है। मतलब हम किसी भी चीज को लेकर, नॉट ओनली कि साइंस को लेकर, जब हम साइंस पढ़ते हैं ना, तो साइंस पढ़ने के बाद ओवरऑल किसी भी नजरिए, हम किसी भी चीज को, अपना जो नजरिया होता है, सोचने का वे होता है, अप्रोच होता है, वो डिफरेंट हो जाता है, और लॉजिकल थिंकिंग थोड़ी बढ़ती है। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो आज बेसिक साइंस पढ़ रहे हैं वो तुम्हें लाइफ में हमेशा ही यूज है, बट ये जो तुम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएट कर रहे हो, ये डेफिनेटली हमेशा यूज आएगी। जैसे नीट में तो फिर भी ठीक है, मैं आईआईटी एडवांस का नहीं बताऊंगा, तो काफी बार मैं बच्चे भी बोलते हैं कि सर मतलब होगा नहीं होगा, क्या होगा, तो मैं इनको यही बोलता हूँ आईआईटी एडवांस का जो पेपर होता है 20-30% कट ऑफ जाता है उसमें। 15 लाख बच्चों में 10-20 हजार बच्चे हैं जिनके 30-40% आते हैं, ऐसा है। हाईएस्ट 70-75 आ गए तो ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगा तुम्हारा। तो डजंट मैटर कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, बट ये जो 2 साल हमने इतना हार्डवर्क किया है, जितना इनपुट दिया और उतना डेप्थ तक जाके चीजों को सोचा है क्वेश्चंस को लेकर, मतलब वो क्रिटिकल थिंकिंग जो क्रिएट हुई है ना लाइफ में, हमेशा हमारे साथ रहेगी। पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती, यदि स्पेशली साइंस का तो मैं बता रहा हूँ, वैसे तो सारी पढ़ाई कहीं ना कहीं काम आती है, तुम कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, कुछ भी लो, बट साइंस तुम डायरेक्ट लाइफ में रूटीन में यूज नहीं कर पाओगे, ये डेफिनेट है। तो कहीं ना कहीं उससे जो चीजें तुम्हारा एक थॉट प्रोसेसिंग क्रिएट हुई है, उससे तुम यूज कर पाओगे लाइफ में। चलो चले हम आगे। यस Yes, सर। sir. तो तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आई नो जितने बच्चे बैठे सबका नीट में सिलेक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, मतलब ऐसा रिजल्ट नहीं आता कि हाँ चलो पूरा 60 स्टूडेंट है 60 का सिलेक्शन हो गया। सबका अपना कैलिबर होता है और सबसे ज्यादा हार्डवर्क मैटर करता है। हर बच्चा उतना हार्डवर्क भी नहीं कर रहा होता है, मुझे ये भी पता है, बट एटलीस्ट हम यदि कुछ अपने लेवल तक जितना भी हम कर सकते हैं करेंगे, तो हमारी एक जो थॉट प्रोसेसिंग क्रिएट होगी लाइफ में, लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहती है, वो हर जगह यूज आती है। तुम नहीं कर पा रहे हो एमबीबीएस, तुम कुछ और कर रहे हो, तुम बी फार्मा के लिए जा रहे हो, तुम बीएससी के लिए जा रहे हो, मास्टर्स के लिए जा रहे हो, आगे पीएचडी के लिए जा रहे हो, ये बेसिक साइंस हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। थॉट प्रोसेसिंग अप्रोच ये हमेशा मैटर करेगी। मुझे आज भी याद है when I went to IIT, the second day of IIT, first day तो चलो वो डॉक्यूमेंटेशन था, सेकंड डे 2006 में जब मैं गया था, मुझे डेट तो एग्जैक्ट याद नहीं है, बट यस जुलाई एंड में 25-24 जुलाई के आसपास सेमेस्टर स्टार्ट होता था। जब हम गए थे तो सेकंड डे डीन और डायरेक्टर ने एक मीटिंग ली थी फ्रेशर्स के साथ। उन्होंने हमें फर्स्ट डे मतलब उनसे मीटिंग में यही बोला था, हम कभी ये नहीं चाहते कि आईआईटी से जो बच्चे यहाँ से निकले वो ऐसे हो जिनका सिर्फ और सिर्फ मतलब बुकिश हो और सारा बुक का बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो, और कहीं भी उन्हें इसका काम है तो सिर्फ वो पूरा कर पाए। हम हमेशा ये चाहेंगे बुक के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ, साइंस के साथ साथ एक ऐसा बच्चा यहाँ से बाहर निकले, एक ऐसा स्टूडेंट फाइनली 4 साल के बाद यहाँ से बाहर जाए जो लाइफ में किसी भी टाइप की जिसके सामने प्रॉब्लम आ रही है तो उसका वो सॉल्यूशन निकाल पाए, उससे मतलब फाइट कर पाए, चीजों को लेकर सोच पाए। ऐसा नहीं कि ये मेरी फ्रेंड नहीं है तो मैं मुझे नहीं पता कि क्या है, मतलब किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकाल पाए। और फाइनली मैंने रियलाइज किया जब मैं फाइनल ईयर तक पहुंचा, आईआईटी में पता है आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग होता है, मैकेनिकल होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, टेक्सटाइल होता है, ऐसे कुछ 6-7 ब्रांच है जहां से इंजीनियरिंग होता है। बट इन 6-7 ब्रांच में जो प्लेसमेंट जब होता है, केमिकल इंजीनियरिंग में मेरे बैच में 45 स्टूडेंट है, 45 में 10 बच्चे केमिकल इंजीनियरिंग के कोर जॉब में गए, मतलब जहां केमिकल इंजीनियरिंग का यूज आएगा। 35 स्टूडेंट का जिनका प्लेसमेंट हुआ, चलो 5 बच्चे तो प्लेसमेंट नहीं लिए,
या तो फेल हो गए या बिजनेस ज्वाइन कर लिया अपने पेरेंट्स का, जो भी था, बच्चे 30 बच्चे। 30 स्टूडेंट में उन्होंने जहां जॉब ज्वाइन किया उनको केमिकल इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं, मतलब डे 1 से लेके आज तक उनका केमिकल इंजीनियरिंग से कोई लेना देना ही नहीं, ऐसा है। तो अगेन फिर भी क्यों कंपनी आई, क्यों ने 10-10 20-20 लाख के पैकेज दिए उस टाइम में, मतलब मैं आपसे 10 साल 11 साल पहले की बता रहा हूँ, 2010 की। तो 11 साल पहले क्यों इतना उन्हें इतना सैलरी वगैरह क्यों ऑफर की, क्योंकि एक रीजन ये रहता है 4 साल में कॉलेज में रहने के बाद, ऐसे क्राउड में रहने के बाद जहां डिस्कशन भी किसी भी XYZ पे भी डिस्कशन हो रहा हो, नॉट रिलेटेड टू सब्जेक्ट ओनली, तो बैठ के कुछ बहस भी हो रही होगी ना कुछ फालतू से टॉपिक पे भी, तो जो लॉजिक्स और जो रीजनिंग और जो एक अप्रोच होता है, मतलब बात करने का, एक सोचने का, तो 4 साल में इतना क्रिएट हो जाता है, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो पूरे इंडिया से, मतलब बोल सकते हैं कि जिनका साइंस में एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग था वो आए, जिन्होंने हार्डवर्क काफी किया था वो लोग आए। वो 4 साल में बहुत ज्यादा कुछ चीजें क्रिएट होती है, डेवलप होती है। और सेम MBBS कॉलेज का भी ऐसा है, मतलब मुझे पर्सनली तो एक्सपीरियंस नहीं है उसका, तो मैं अंदर का एकदम तो तुम्हें नहीं बता सकता, बट वहां पे भी ऐसा क्राउड जाएगा जो नो डाउट एक IQ लेवल उन्होंने डेवलप कर लिया होगा अपना, इतनी मेहनत की होगी। सो उन लोगों के बीच में रहना, मतलब यदि हमारे घर में कोई डॉक्टर होता तो हमें काफी प्राउड फील होता है, ऐसा है। जैसे मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर हैं, तो इंदौर में रेडियोलॉजिस्ट है वो, तो उनसे मैं मिलता हूँ या उनसे बात करता हूँ, मैं किसी को भी बताता हूँ तो मुझे प्राउड फील होता है। और सोचो हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ आसपास मेरे सारे डॉक्टर्स, तो नो डाउट 5 साल में 5.5 साल में तुम इतना कुछ गेन करोगे, नॉट फ्रॉम द बुक ओनली, तुम्हारे सराउंडिंग से भी तुम इतनी चीजें गेन करोगे कि लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। सुन रहे हो या सो गए हो? सुन रहे सर। Listening, sir. सुन रहे हैं सर। ठीक है, चलो क्या बता रहा था मैं, क्या हुआ था अभी, लास्ट रीडिंग क्या थी? मिनिमम मॉलिक्यूलर। मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर हैं इंदौर में, और उन्होंने मतलब MBBS किया, फिर MD डबल MD किया, मुझे एग्जैक्ट तो डेप्थ में नहीं पता, बताया था डेफिनेटली कौन कौन सा किया, रेडियोलॉजिस्ट है फाइनली इतना मुझे पता है। और MP का जो गवर्नमेंट कॉलेज है मतलब इंदौर में, एक MGM, यदि कोई है वहां से तो शायद पता होगा, महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज, तो MGM कॉलेज है। MP का बेस्ट कॉलेज था एम्स खुलने के पहले, अभी शायद एम्स भोपाल है, तो एम्स डेफिनेटली बेटर है, बट MP का बेस्ट कॉलेज था। मतलब उन्होंने PMT का जो एग्जाम होता था पहले, उसके थ्रू उन्होंने वो MBBS किया गवर्नमेंट कॉलेज से, उसके बाद MD किया, और एक फर्स्ट MD तो उनका चलो हो गया था, सेकंड MD उन्होंने किया शादी के बाद, शादी के बाद वापस से मेहनत, मतलब पढ़ाई की पूरा, और फिर से डबल MD किया, ऐसा कुछ था उनका। मतलब काफी मेहनती तो थे, नो डाउट। वो तो आज भी मैं देखता हूँ, अभी इज लाइक 61 ईयर ओल्ड, 61 ईयर ओल्ड, आज भी मेहनत तो वो काफी करते हैं, मतलब ऐसा है। और लाइफ में उन्होंने काफी मेहनत की। और एक जो उनके पास जब बैठता भी हूँ ना मैं, तो मतलब कितनी बार जैसे जाता हूँ, बात होती है, 1-2 घंटे हम बैठते हैं, तो ऐसा लगता है हाँ कि मैं किसी के सामने बैठा हूँ, मतलब मुझे थोड़ा सा काफी कुछ चीजें लाइफ, मतलब नॉट रिलेटेड टू की बॉडी और सब कुछ वही, तो ओवरऑल जो मुझे उनसे सीखने को मिलता है यार, ऐसा है। तो इसलिए नहीं कि मेरे ससुर जी मेरे फादर इन लॉ, जस्ट इसलिए कि वो जिस एनवायरनमेंट में रहे, और उसके बाद भी उनकी जो कंपनी रही है, तो काफी कुछ एक अलग वे होता है सोचने। और नो डाउट डॉक्टर एक मतलब नोबल कॉज है, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए या है भी तो एक डॉक्टर की है, मतलब काफी नोबल जॉब है जो करने में, मतलब टीचर से भी बेटर, इंजीनियर से भी बेटर है वो चीज। ओके, मेजरमेंट लिखा हुआ है ना, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, तो वर्ड स्टोइचियोमेट्री, मेट्री मींस मेजरमेंट, स्टोइचियोमेट्री measurement of elements during a chemical reaction, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। नाउ हाउ टू रिलेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, फर्स्ट मोल मेथड,
factor level method, these are the three major methods of stoichiometry जो मैं इस चैप्टर में पढ़ना है. एक और मेथड है जो डिटेल में दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे. For the first two method we need balanced chemical reaction. Balancing is not required. इसमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है और इसमें बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है. चलो अब मुझे एक्चुअली ये स्टार्ट में करूंगा. यदि मैं अभी करता हूं तो मुझे डेफिनेटली टाइम लगेगा. मैं सोच रहा हूँ फिर फ्रेश स्टार्ट करूंगा. वी हैव ओनली 5 मिनट्स नाउ. वैसे तो हम मोल मेथड कम खत्म कर लेते, थोड़ा सा डिस्कशन कम होता तो ठीक है. वो डिस्कशन भी अपनी जगह जरूरी है काफी बार. ओके मैं क्वेश्चन फॉरवर्ड करता हूं तुम्हें भी. एटॉमिक के सॉरी मोल कॉन्सेप्ट के थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होंगे नो डाउट, उतना कर लेना. होमवर्क एक्सरसाइज 1 अप टू सेक्शन डी और MA2 का वो डाउट पेंडिंग है. मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो भी ले लूंगा. पीरियोडिक का प्रिपेयर रहना तुम उसके लिए. एक्सरसाइज 1 अप टू सेक्शन डी इतना होमवर्क है. सर सेक्शन बी या डी? डी फॉर दिल्ली. ओके सर.